अब हमने देख लिया कि जनघनत्व जो हमारे भारत में मिलता है कहीं कम कहीं अधिक, तो इस पे कुछ बातें जो है हम निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि पूरे हमारे मैदानी क्षेत्र और जो डेल्टाई या तटीय मैदान हैं वहाँ पर हमें जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक देखने को मिल रही है। यदि हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये वर्षा का अनुसरण करती हुई देखने को मिलती है कि क्रमशः पूर्व से पश्चिम की तरफ जो जनघनत्व है उसमें कमी आती जाती है। जहाँ पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता है, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध है, तो इन क्षेत्रों में हमें जनघनत्व जो है वो अधिक मिलता है या जनसंख्या का संकेंद्रण इन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिला। अब ये तो हो गई जनघनत्व की बात। अब हम चर्चा करते हैं जनसंख्या वृद्धि पर। तो पहले इसे समझ लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि है क्या। तो हम यदि इसे कुछ सरल शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में समय के किन्हीं दो अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगी। किसी क्षेत्र विशेष में समय के किन्हीं दो बिंदुओं या दो अंतराल या दो अवधि हम कह सकते हैं, किन्हीं दो समय बिंदुओं के बीच वहाँ पर की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब ये जनसंख्या वृद्धि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक वृद्धि भी हो सकती है। ये वृद्धि किसी भी तरह की हो सकती है। यदि जनसंख्या में जो परिवर्तन है, मतलब पहले साल जिससे हम तुलना कर रहे हैं उससे वर्तमान समय में यदि जनसंख्या कम हो गई तो हम उसे ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे, और अगर जनसंख्या बढ़ी, परिवर्तन जो है वो वृद्धि में हुई, बढ़ने की प्रवृत्ति हमें देखने को मिली, तो हम उस जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहेंगे? धनात्मक वृद्धि के नाम से या धनात्मक वृद्धि दर कहा जाएगा। तो ये है जनसंख्या वृद्धि। अब हम ये समझ लेते हैं कि हमने देखा तो कि इसमें परिवर्तन जो है वो दो तरह से हो सकता है। कमी को हम धनात्मक वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे, और जो अधिकता होगी, अधिक होगी जनसंख्या में परिवर्तन, वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, तो हम उसे धनात्मक वृद्धि कहेंगे। ये किससे प्रभावित होता है? तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीन जो हैं वो प्रमुख कारण हैं जो जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जन्म दर, किसी भी देश या राष्ट्र या स्थान हम कह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की जो संख्या है उसे हम जन्म दर कहते हैं। तो नेचुरली है कि किसी भी स्थान पर अगर जन्म दर जो है वो अधिक होगा तो क्या होगा? वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलेगी। और मृत्यु दर क्या है? दूसरा जो इसको प्रभावित करता है जनसंख्या वृद्धि को। किसी भी स्थान विशेष में एक वर्ष में मृत व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी भी राष्ट्र में, किसी देश में, किसी भी स्थान में जब मृत्यु दर में कमी होगी तो जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी, और मृत्यु दर अधिक होगा तो जनसंख्या में कमी आएगी। हम अभी आगे भी बात करेंगे। जो 1921 वर्ष 1921 की जो अवधि हम देखेंगे, जिस समय बहुत जो अकाल, महामारी, युद्ध का जो समय चल रहा था, जिस कारण मृत्यु दर जो है वो अधिक हो गई थी, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसके साथ ही साथ जो जन्म दर की प्रवृत्ति भी यदि अधिक हो गई
है ना, हम देखेंगे वर्तमान में जन्म दर भी जो है वो अधिक है। पहले क्या होता था, जन्म दर जो है वो हमको कम देखने को मिलता था, क्योंकि जन्म के समय जो है वो उचित जो चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण, पोषण के अभाव के कारण बहुत से शिशु जो हैं वो मर जाते थे जन्म के समय ही, है ना। तो जीवित बच्चों की संख्या जो है वो कम होती थी। तो किसी भी स्थान पर जो जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसे हम प्राकृतिक वृद्धि के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है। अब इसके अतिरिक्त प्रवास जो है वो भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। प्रवास दो तरह से होता है, या तो व्यक्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाएंगे, या दूसरे स्थान से आपके राष्ट्र में, आपके देश में आएंगे। तो जब आप्रवास की स्थिति होती है, मतलब दूसरे देश से आपके देश में व्यक्ति जो हैं वो आ रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो इससे क्या होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। और जिस देश से वो आ रहे हैं वहाँ की जनसंख्या में कमी की प्रवृत्ति जो है वो देखने को मिलेगी। तो यदि हम अपने भारत के संदर्भ में बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे भारत में आंतरिक प्रवास जो है वो अधिक देखने को मिलता है। इसलिए जब हम राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो इसमें हमको प्रवास का जो प्रभाव है वो बिल्कुल नगण्य जो है देखने को मिलता है, क्योंकि आंतरिक प्रवास ही हो रहा है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जो है वो अधिकतर प्रवास करते हैं। तो यहाँ पर प्रवास का जो प्रभाव है वो कम है। अब एक और कारक है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, वो है जीवन प्रत्याशा का बढ़ना। जीवन प्रत्याशा के बढ़ने से भी जनसंख्या वृद्धि किसी भी स्थान की वो प्रभावित होती है, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं लोगों की आयु जब अधिक होती है, लोग अधिक जीते हैं, है ना, तो क्या होगा, वहाँ पर की जनसंख्या वृद्धि जो है वो अधिक होगी, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार हो रहा है, पोषण में, लोगों के रहन सहन में वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों की जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ती है। अब इसके अतिरिक्त भी और अन्य कारण हैं, जैसे बाल विवाह की प्रथा है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, कुछ रूढ़िवादिता है। तो ये सब भी जो हैं वो नियंत्रित करते हैं आपके जनसंख्या वृद्धि के दर को। हम एक नज़र डाल लेते हैं। आपके सामने एक ये तालिका नज़र आ रही है, जिसमें हम देख रहे हैं 1901 से लेकर 2011 तक जो जनसंख्या की वृद्धि है वो आपको नज़र आ रही होगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ष 1901 में जनसंख्या थी आपकी 23 करोड़, है ना। उसके बाद 1911 में हम देख रहे हैं कि जनसंख्या जो है वो कितनी हो गई, 25 करोड़, 25 करोड़ 20 लाख, 25.20 लाख। फिर हम आगे देखते हैं वर्ष 1921 में जनसंख्या जो है वो घट गई, 25.13 करोड़ हो गई। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जनसंख्या जो है वो उसमें कमी आ गई, है ना। तो क्या हुआ, कितने की कमी आई, हम यहाँ पर देख रहे हैं 0.31 माइनस में है। तो वो कैसी वृद्धि हुई, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर, है ना, ऋणात्मक वृद्धि दर। हम जनसंख्या को कैसे निकालते हैं, जैसे आपकी 1911 की जनसंख्या है 25.20 करोड़, उसके बाद
उसमें आप माइनस कर देंगे आपके 1921 की जनसंख्या को, जो है आपका 25.13 करोड़। ये दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.31 करोड़, और वो किस में आ रहा है? माइनस में। पहले हमने इसको क्या कर दिया? घटा दिया। और चूँकि जनसंख्या पहले वर्ष से, आधार वर्ष से वर्तमान में कम हो गई, तो ये हमारी क्या हुई? ऋणात्मक वृद्धि। अब ये जो है जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, ये हम दशकीय वृद्धि दर निकालते हैं, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे भारत देश में जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है ना, या ये प्रक्रिया हर 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। इसलिए हम जनसंख्या की वृद्धि दर को भी हर दशक में, या हम ये कहें कि हर 10 साल में निकालेंगे, या हम उसको और दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो दशकीय वृद्धि दर होती है। इसे हम वर्ष के आधार पर भी निकाल सकते हैं, प्रति वर्ष में। और इस तालिका में आपके सामने वार्षिक वृद्धि दर का भी प्रतिशत दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम वृद्धि दर देख रहे हैं, और इसी को जब हम प्रतिशत में कर देंगे, प्रतिशत में मतलब हमने निकाल लिया, पहले माइनस कर दिया 1911 से 1921 की जनसंख्या को, जितनी आई हमारे पास उसके बटा जो आधार वर्ष है। आधार वर्ष हम किसको मानेंगे? हमेशा पिछले वाला। मतलब यदि हम 2011 में निकाल रहे हैं कि कितनी दशकीय वृद्धि दर हुई, तो हमारा आधार वर्ष क्या होगा? इसके पहले वाली जो जनगणना थी, मतलब 2001 में जो जनगणना की गई, तो 2001 की जनगणना और 2001 से 2011 के दौरान जो हमारी दशकीय वृद्धि निकली, दशकीय वृद्धि, उसके बटा हम क्या करेंगे? आधार वर्ष की जनसंख्या, मतलब वर्ष 2001 की जनसंख्या गुणा 100। तो ये हमारी जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो प्रतिशत में निकल कर आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकाला जाता है ये समझ में आ गया होगा, और इस तालिका से भी आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि 1901 से 1911 में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और कैसी वृद्धि हुई है? धनात्मक वृद्धि हुई है, जनसंख्या बढ़ी है। फिर हम देख रहे हैं कि 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार हुई है? ऋणात्मक वृद्धि हुई है, मतलब जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई है, कम हुई है। इसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि जनसंख्या में जो है वो लगातार धनात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। मतलब लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ, इसकी वृद्धि दर के प्रतिशत में ज़रूर थोड़ी अब कमी आई है। अब इसके बाद हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि 1901 से लेकर अभी तक हमारे जनगणना के इन 100 वर्षों के दौरान इस बीच में जनसंख्या में कौन कौन से परिवर्तन हुए, कैसी कैसी वृद्धि का काल या समय रहा जनसंख्या में, और वो किन कारणों से था, इस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला समय हम देखते हैं स्थिर जनसंख्या की वृद्धि का समय, जो हमारा हम देख रहे हैं यहाँ पर 1901 से लेकर 1921 के मध्य का समय हम इसे कह सकते हैं। इस समय क्या हुआ कि भारत की जो जनसंख्या थी, वृद्धि दर जो थी उसकी, वो परिवर्तनशील रही है, और वृद्धि जो है वो लगभग नगण्य थी, नॉमिनल थी, नहीं के समान थी। वो कुल जनसंख्या जो है लगभग स्थिर रही है। इसके पहले भी हम तालिका में देख चुके हैं, और लगभग 20वीं शताब्दी का जो समय था उसके प्रारंभिक वर्षों की यदि हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि 1921 की जो जनगणना थी तब भारत की जनसंख्या में कोई विशेष वृद्धि दर्ज नहीं की गई, बल्कि हम ये देखेंगे कि 1911 से 1921 का जो समय था, तब जो जनगणना की गई, वहाँ पर
वृद्धि के स्थान पर, हमने पहले भी बात की कि जनसंख्या में वृद्धि के स्थान पर कमी देखने को मिली, और ये कमी कितनी थी? 0.31% की कमी आई 1921 की जनगणना में, भारत की जनसंख्या में। कारण क्या था? इस समय भारत में महामारी फैली थी। इन्फ्लुएंजा, प्लेग जो है, चेचक, हैजा, ये सारी जो महामारियां थी वो भारत में फैली हुई थी, जिसके कारण बहुत लोग मारे गए थे। अकेले यदि हम बात करें 1918 में, तो सिर्फ इन्फ्लुएंजा से ही लोग 120 लाख व्यक्ति जो हैं उस समय मारे गए थे। और इसी बीच यदि हम बात करें तो लगभग 1914 से लेकर 1918 के मध्य जो था वो प्रथम विश्व युद्ध का दौर भी चला था, और इस समय बहुत सारे हमारे भारतीय सैनिक भी इसमें मारे गए, जाने चली गई बहुत सी। और इन महामारियों के साथ साथ जो युद्ध का समय था, तो लगभग हम देखेंगे कि 2 वर्ष तक फसलें भी, मतलब फसल की उपज भी जो है वो हमारी बहुत अच्छी नहीं रही, मतलब उत्पादन नहीं के बराबर हो रहा था हमारे खेतों में, जिसके कारण बहुत सारे लोग भूखमरी के भी शिकार हुए। तो ये पूरा दौर चला है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि की बजाय हमें कमी देखने को मिलती है। और इसीलिए हम वर्ष 1921 को भारत की जनसंख्या वृद्धि का एक वृहद विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना चाहिए, वर्ष 1921 जो है वो भारत की जनगणना में या भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। फिर हम दूसरा स्टेज या दूसरी अवस्था की जो है वो बात कर रहे हैं। वो दूसरा समय था हमारा जनसंख्या में सामान्य वृद्धि का समय, जो आपका लगभग 1921 से लेकर 1951 के मध्य का समय जो है, लगभग 30 वर्ष की जो अवधि है, इसे हम जनसंख्या की सामान्य वृद्धि का समय कह सकते हैं। हम ये देखते हैं कि वर्ष 1921 के बाद, 1921 में तो जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। फिर 1921 के बाद जो है वो जनसंख्या में सामान्य वृद्धि हुई। सामान्य वृद्धि इस कारण हुई कि उस समय जो इन्फ्लुएंजा, हैजा या प्लेग जैसी महामारियां फैली हुई थी, उनकी जो चिकित्सा हम कहें या इससे संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो गया। डॉक्टरी चिकित्सा से इन सभी महामारियों का या इन बीमारियों को ठीक किया जाने लगा, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। अब हम ये देखेंगे मृत्यु दर में बहुत अधिक कमी आई, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो यातायात के साधन हैं उसका भी विकास हुआ। और यातायात के साधन का विकास होने से क्या हुआ कि जो अभावग्रस्त जो क्षेत्र थे, मतलब जहाँ पर जो आवश्यकताओं की, दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें जहाँ पर नहीं मिल पा रही थी, जहाँ पर अन्न की आवश्यकता थी, है ना, और कुछ ज़रूरत के सामान की जो आवश्यकता थी, वो यातायात के साधन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जा सकने लगे। तो यातायात के साधन के विकास और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, ये 2 चीज़ें ऐसी थी जिसने मृत्यु दर को कम कर दिया। और मृत्यु दर में कमी होने से उस समय जो सामान्य वृद्धि है जनसंख्या में वो देखने को हमें मिली। अब इसमें हम देखते हैं कि वृद्धि दर जो थी हमारी, यदि हम बात करें 1941 में, तो 1941 में हमको वृद्धि दर 1.42% देखने को मिलता है। और ये जो वृद्धि दर है ये 1951 में 1.42 से घटकर 1.33% रह गई। वृद्धि तो हुई, लेकिन वृद्धि दर की जो प्रतिशत थी वो कम हो गई। और इसका कारण क्या था? हमको मालूम है कि वर्ष 1947 में हमारा भारत देश जो है वो उसे ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही देश के विभाजन का भी समय आया।
हमारा देश जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हो गया और इस समय पे क्या हुआ कि यहाँ से बहुत लोग तो मारे भी गए और साथ ही साथ जो बहुत सारे हिंदू थे वो पाकिस्तान से भारत आ गए और भारत के बहुत से जो मुसलमान थे वो भारत से पाकिस्तान चले गए। तो इसके अतिरिक्त मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि जो है वो नहीं हुई, सामान्य वृद्धि हुई। और हम ये देखेंगे कि लगभग 1941 से लेकर 1951 के बीच में वृद्धि दर में हमें इस कारण से थोड़ी कमी देखने को मिली। इसके बाद समय आता है तीव्र वृद्धि का, जो आपका 1951 से लेकर 1981 तक का जो समय था वो भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का समय कहा जा सकता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं 1951 में जो भारत की जनसंख्या थी वो 36.11 करोड़ थी और वो बढ़कर 1981 में लगभग 68.38 करोड़ हो गई। मतलब इस समय में जनसंख्या जो है वो एकदम दुगनी हो गई, इतनी तीव्र वृद्धि हुई। और यदि हम वृद्धि दर का प्रतिशत देखें तो जो जनसंख्या मतलब 1961 से 71 के बीच में तो बहुत तीव्र वृद्धि का दौर चला। जो 1961 में हम देख रहे हैं कि वृद्धि दर 21.52% थी, वो 1971 में बढ़कर 24.80% हो गई। हालांकि 1981 में इसमें थोड़ी कमी आई, वृद्धि दर प्रतिशत जो है वो थोड़ी कम हो गई और घट कर ये 24.66% रह गई। लेकिन हम ओवरऑल कहें तो ये पूरा जो समय था जिसने हमारी भारत की जनसंख्या को दुगना कर दिया, वो एक तीव्र वृद्धि का समय था भारत की जनसंख्या में वृद्धि का। इसके बाद का जो समय आता है उसे हम कहते हैं वृद्धि दर में कमी तो आई और एक निश्चित संकेत के साथ आ रही है। मतलब वृद्धि दर में ये कमी का समय आया और वो था हमारा 1981 से लेकर 2001 या हम वर्तमान समय 2011 तक की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1981 से लेकर 2001 के बीच की जो अवधि थी या जो समय था उसमें हम देखेंगे कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वो तो बहुत ऊंची थी। मतलब हम बात करें जैसे 1981 में जनगणना के समय क्या थी, वृद्धि दर 24.66% थी और वो घटकर 1991 में लगभग 23.86% हो गई। अब हम इसी को देखेंगे वर्ष 2001 में ये 21.34% रह गई है। लेकिन इसमें निरपेक्ष वृद्धि में कोई कमी नहीं आई है। अब हम उदाहरण के लिए बात करते हैं, भारत की जो जनसंख्या है वो कुल 13.5 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई, जो बढ़कर 1981 में जो भारत की जनसंख्या 13.5 करोड़ की वृद्धि हुई और ये बढ़कर 1981 में हम देखते हैं कि 16.3 करोड़ और 2001 में ये 18 करोड़ हो गई। अब प्रतिशत में कमी होने का कारण यहाँ पर ये प्रमुख था कि यहाँ पर इसकी जो गणना है वो अधिक जनसंख्या के आधार पर की जाती रही है। अब हम बात करते हैं कि हमने ये जनगणना या जनसंख्या के अलग अलग जनसंख्या वृद्धि दर का अलग अलग जो समय देखा कि कभी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई, विभाजक वर्ष हमने कहा, जनसंख्या वृद्धि के अलग अलग समय के बारे में देखा कि कब जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, कब स्थिर जनसंख्या का समय रहा। और इसमें हमको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो 1921 और दूसरा 1951 जो था वो हमारे भारत की जनगणना के काल का या पूरे जनगणना समय का हम ये कह सकते हैं विभाजक वर्ष जो है
कहा जाता है 1921 और 1951 को। अब जितने भी समय हमने देखे तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो जो जनसांख्यिकी संक्रमण की जितनी भी चरण हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, उसके 4 चरणों को वो पूरा कर चुका है और 5वें चरण या अवस्था में वो प्रवेश करने जा रहा है। प्रश्न यह है हमारे सामने कि हमारे भारत की जनसंख्या जिसका हमारे क्षेत्रफल और संसाधन पर लगातार दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो स्थिर कब होगी, है ना। हमारे देश की जनसंख्या स्थिर अवस्था को कब प्राप्त होगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और नेशनल जो पॉपुलेशन पॉलिसी है NPP, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा भारत जो है वो आगे आने वाले वर्ष 2045 तक स्थिर जनसंख्या की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार के प्रयासों के साथ साथ जनता का या हम इस देश के जिम्मेदार जितने भी जो नागरिक हैं उन सब का कर्तव्य है, और हम सब की कोशिश के बिना ये संभव नहीं है कि हम अपने स्थिर जनसंख्या की अवस्था को प्राप्त कर पाएँ। तो ये हो गई पूरी बात जनसंख्या वृद्धि की। अब हम ये देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि जो इतनी तीव्र गति से हुई है, या हम ये कहें कि पूरे विश्व में हम जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर हैं, तो इतनी तीव्र वृद्धि का कारण क्या क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं।